अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सारिका बैट और ये है बिहेवियरोलॉजी अकेडमी। इसमें हम लोग आपको जो नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो है न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये बुक हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, लेसन नंबर 1। आप लोगों ने सबने ये बात सुनी होगी कि हमारी जो फिजियोलॉजी है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। यानी हमारा जो डिसऑर्डर्स बन रहे होते हैं उसमें सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है वो हमारी फिजियोलॉजी आती है। यानी कि जब तक फिजियोलॉजी नहीं अपीयर हो रही होती, नहीं शो हो रही होती, हमें नहीं पता चलता है कि इस बंदे की डिसफंक्शंस चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्यों पढ़ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल बेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने अपनी स्टार्टिंग वाली जब आप लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, उसमें भी आपने ब्रेन का पढ़ा होगा। और उससे पहले भी मैं आपको याद करवाती चलूँ कि आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी साइकोलॉजी की कि ये वो स्टडी है जो कि हमारे बिहेवियर पैटर्न को और माइंड प्रोसेस की को स्टडी कर रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही बात आ रही है जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे न्यूरोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। डेट्स वाई हमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उसको रीड करना पड़ता है और जब तक वो हम लोग नहीं करेंगे हम इस तरह से हम लोग साइंसेस से भी अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी स्टडी का पार्ट है। और न्यूरोलॉजी के बाद जहाँ पे हो रही है वो यही बात है कि हम लोग ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो ब्रेन की स्टडी इसमें जो हम लोग आज के चैप्टर में जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो ये है कि टू फॉर्मलाइज द स्टूडेंट विद द स्टडी ऑफ द ब्रेन बिहेवियर स्टडी, then orient them toward its historical and scientific roots. They relate to it other areas of specialization in psychology. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका ये स्टार्ट कब से हुआ। The mastermind of all our living being is the brain, which control every aspect of the behavior from the molar to molecular, a universe within the small cranium, and millions of the neurons are glial cells and interactions firing constantly, resulting in the gross behavior we see or experience। यानी कि हम लोग जो बात करें न्यूरॉन की, ठीक है, ये आपने सारे जो मैंने अभी तक नेम आपको बताया, न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स और इनका इंटरेक्शन, देन इनकी फायरिंग होना और ये सारी चीज़ें, यानी कि ब्रेन जब वर्क कर रहा होता है तो वो ऐसे ही वर्किंग स्टार्ट नहीं करता। आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर जो है, एक स्पार्क जो है वो चाहिए होता है। उसके बाद हमारे मैसेजेस का जो एक वे है वो हम ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को पता चले कि हम साइकोलॉजी में न्यूरोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। यानी और उनका मेन फोकस हमारा होता ही ब्रेन के ऊपर है और ब्रेन और बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंटरलिंक कर रहे होते हैं। डेट्स वाई हम लोग इसको कर रहे थे। एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया जाता है कि बायो साइकोलॉजी, अब बायो साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, आप लोगों ने ये नेम्स पढ़े होंगे साइकोलॉजी के, और ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर हम लोग कहें कि ब्रेन पार्ट जो है वो सिर्फ न्यूरोलॉजी का पार्ट है तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि ये हम लोग अपनी फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बायो साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, इवन कि इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। यानी कि हम ब्रेन को अपने साइकोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट में से नहीं निकाल सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Psychology is none of the psychobiology, behavioral biology, behavioral neurosciences and such as scientific study of the biology of behavior। यानी कि ये हमारे पास साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं और हम इसी एक ब्रांच को डिफरेंट नेम से भी जानते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिफरेंट इन्हीं नेम्स के साथ इनकी डिग्री भी हो रही होती है। We put together definition encompasses these and simplified state that the behavioral neurosciences aims to study brain behavior relationship, utilizing all its specializations and methodologies। यानी जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की कि
इसका हम लोग बात कर रहे होते हैं कि साइकोलॉजी की स्टडी क्या है, ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जो चीज़ मेन हम लोग करेंगे वो यही करेंगे कि हम लोग न्यूरॉन्स से लेकर उसका सारा प्रोसेस चलना, उसका मैसेज का कन्वे होना, उसका मैसेज का स्टॉप होना, और वो न्यूरोलॉजिकल आप लोग DSM-5 में भी पढ़ रहे होंगे या अपने अब नॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़े होंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि ये डिसऑर्डर बिल्ट अप हो गया। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो DSM-5 का है वो इसी ब्रांच से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि ADHD के बच्चे जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं और किस वजह से कर रहे होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा आपके डिसऑर्डर के साथ भी कनेक्ट करती जाऊंगी ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके कि हम लोग, अगर हम लोग न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका हमें पता चलता जाए कि इसकी साइकोलॉजी के साथ, इसका डिसऑर्डर के साथ क्या लिंक है और किस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोग सुन रहे होते हैं, study of brain and behavior. There are several basic questions in the study of the brain and behavior which are part of the containing and recurrent questions. This question is brain relationship with behavior controlled by nature, nurture, it is genes or environment. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग, अगर आप लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, आर्टिकल्स रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपकी स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, ये वही चीज़ें हैं जो कि हमारी रिसर्च हमें बता रही है। वेयर डिड द स्टडी ऑफ द ब्रेन स्टार्ट? मेन चीज़ देखें, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और इसके ऊपर मज़ीद स्टडीज़ हो रही हैं। इसकी इवन के ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते और उसके बारे में मज़ीद स्टडीज़ चल रही हैं। हाउ डज़ द ब्रेन ग्रो, एवोल्यूशन या एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स। तो जाहिर सी बात है, हम न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे इसके फंक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंटल पीरियड्स चल रहे हैं इसके, एंड व्हाट एंड वेयर द कंट्रोल ऑफ द ओवर मोटिवेट बिहेवियर। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग, इसका आंसर्स जो हैं वो हम लोग आगे चल के जो है हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। देयर आर मैनी वेज ऑफ द लुकिंग एट द ब्रेन बिहेवियर इंट्रैक्शन। डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टडी बिहेवियर एंड द ब्रेन फंक्शनिंग एज इट अकर विदाउट इंटरफेयरिंग इन द ऑनगोइंग प्रोसेस। This gives on a perspective of how behavior would occur under the nature such. And next is comparative evolutionary perspectives. ये वो पर्सपेक्टिव जिसके ज़रिए हम लोग अपनी न्यूरोलॉजी को स्टडी करेंगे। दिस इज यूज टू सी when researchers are looking for continuity among species as well as why and how changes in brain behavior have evolved and what do they lead to. Further, this also answers many questions raised about the behaviors which can be partially answered by studying animals and are evolutionary changes ongoing process. ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताती चली जाऊँ कि आप लोगों ने पहले भी साइकोलॉजी की, कुछ लोगों ने काफ़ी बुक्स पढ़ चुकी हैं, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही होती है। वो आप देख रहे होते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट चाहे साइकोलॉजी के हों चाहे वो बायोलॉजी के हों, वो एनिमल्स के ऊपर पहले किए जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और उसके अलावा एथिकल जो चीज़ आ जाती है वो यही है कि हम लोग ह्यूमंस के ऊपर इतनी जल्दी कोई भी एक्सपेरिमेंट अपना नहीं कर सकते। और इसीलिए आप लोग, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे आप लोगों को उनका चेकअप करना है और अपनी थेरेपीज़ देनी है और अपनी टेस्टिंग अप्लाई करनी है, उनके टेस्ट तक जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसको अप्लाई करते हुए हमें जिस चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हम लोग उसी डिसऑर्डर से रिलेटेड उनके, अब डिसऑर्डर को भी छोड़ दें क्योंकि वो बहुत आगे की बात है। हमें ये चीज़ देखना है कि जब हम लोगों के पास बंदा आया उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो क्या हमें बता रहा है, वो क्या हमें कह रहे हैं, वो क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। देन उसके बाद हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है। देन हमारे पास एक थर्ड अकाउंट भी है जो कि उसके साथ उसका अटेंडेंट भी हो सकता है
उसके साथ उसकी फैमिली का मेम्बर कोई भी हो सकता है जो कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उसमें भी हमने देखना है कि ये वैलिड इंफॉर्मेशन है या नहीं है। न्यूरोलॉजिकल जो हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं उसमें यही होता है कि पर्सन जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी भी कंडीशन में होता है कि वो खुद कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिहाज से हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। डेवलपमेंटल यानी कि ओवर लाइफ स्पैन के कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ग्रो हुआ, और कैसे कैसे इसकी मैच्योरिटी और ये एजिंग हो रही है और डेथ हो रही है, यानी कि ये पैदा होने से लेके डेथ तक की तमाम तरह हिस्ट्री को स्टडी की जाती है इसमें, ठीक है, और उसका एक एक स्टेप को देखा जाता है। What are the various developmental stages, and the question keeps arising over and over again whether nature and nurture triggers or control it. Okay, नर्चर और नर्चर की बात मैं बताती चलूँ कि इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचर क्या चीज़ है और नर्चर क्या चीज़ है। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इसको सर्च करना है। एक्सपेरिमेंटल एंड नर्चर स्टडीज़। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी स्टडी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो सब एक्सपेरिमेंटल बेस होंगी और नेचुरल स्टडीज़ होंगी। द कंटिन्यूम ऑफ द रिसर्चेज एंड द इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड फ्रॉम द नेचुरलिस्टिक एटोलॉजिकल स्टडीज़ फ्रॉम जॉन Goddard's studies and the cornered earlier investigation of the experimental laboratory study through brain manipulation studies. सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो इन्होंने स्टडी की थी, और ये नेचुरल स्टडीज़ में से मोलर एंड मालिक्यूलर। अब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने मोलर के बारे में पढ़ना, मालिक्यूलर के बारे में पढ़ना, एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ने हैं, नेचुरल भी पढ़ने हैं, ये जो बिहेवियर्स भी पढ़ने, मतलब A to Z चीज़ें जो कि हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसका इवन के मैसेज लेने से लेके कन्वे होने तक, उसके ऊपर अमल करने तक, और उसके रिजल्ट्स तक, उसकी फिजियोलॉजी तक हम लोगों की जो स्टडी चलती है उसके बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। The level of the studies on analysis within the brain varies from studying behavior of the large number of neurons or just one under the microscope. The molar views focus on the groups of networks, neuron or neuroanatomical areas, where the molecular investigation focus on the single units, single cells, single molecules, single impulse and the brain behavior relationship. ये देखें कितना डेप्थ में जाएगा जब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। वैसे ओवरऑल तो चीज़ें हम लोग स्टडी कर ही रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक मज़े की जो चीज़ आ रही है वो ये है कि हम लोग ब्रेन को स्टडी करेंगे, और ब्रेन को ऐसे स्टडी करेंगे कि एक अलग ही तरीका होगा। रेंज ऑफ द बिहेवियर्स। अब areas in the brain and behavior relationship which have been studies and researches range from the simpler to complex behaviors as they from the part of the human and animal behavior. Some of these simpler behaviors, like as they can be measured as activities ongoing and neurochemical interaction and neuroanatomical subtracts are fairly well identified, are feeding, trust, sexual behavior, temperature regulation, aggression etc. यानी कि जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि एक चीज़ को, एक प्रोसेस को रोक दिया जाए, नहीं, प्रोसेस भी चल जाएगा, और प्रोसेस के अंदर से हमें इनकी ये सारी फीलिंग्स और फीलिंग्स के बाद उनके बिहेवियर्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं। Additional movement of the body part are also fairly well defined by research carried out the for. Our complex behavior are of special interest. We are intrigued by the brain mechanism of memory, learning and forgetting. Why do we have different type of the learning and emotional state like anger and fear? अब आप अपने बुक के देखें साइड पे एक फिगर नंबर 1.1 है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इसको अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें बताया गया है कि हमारा ब्रेन और उसके फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, इसको स्टडी करने के लिए हमें हमारे ब्रेन की स्टडी के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ कि आप लोगों ने अगले नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने अपने ब्रेन के बारे में नेट पे बेशक सर्च करें, इसका
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और CNS, और इवन कि इसकी डिटेल में स्टडी जितनी भी आपको मिलती है आपने वो स्टडी करनी है। वो इसलिए करनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो आप लोगों को आपकी 101 की बुक में भी मिल जाएगी। मतलब डिफरेंट आपको डिफरेंट जगहों से ये चीज़ें आपकी पुरानी बुक से भी मिल जाएंगी। ये स्टडी इसलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि हमने आगे A to Z ब्रेन पे बात करनी है, न्यूरॉन के ऊपर बात करनी है, गैलिया सेल्स के ऊपर बात करनी है। आपको ग्लाय सेल के बारे में पता होना चाहिए कि वो उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं कि इसके बारे में क्या है। फिगर के बारे में हम लोग आते हैं तो देखें हमारे ब्रेन को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। इसमें इन्होंने उसको A to Z फंक्शन उसकी बताई हुई है कि कौन सा हिस्सा हमारा जो है कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। अब इसमें इसके लूप्स भी हैं और लूप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर इन्होंने दी हुई है इस बुक में भी लोग ओवरऑल स्टडी करें, लेकिन मैं इसलिए डेप्थ में आप लोगों को असाइनमेंट साथ साथ सर्च के लिए मैं डिटेल कह रही हूँ कि अगर आप लोग ये साथ साथ करेंगे, साथ साथ स्टडी रखेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे इस चीज़ में, रहना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Neurosciences, the most interesting area, has grown rapidly in the last century. The 21st century is the century of the brain. In the middle of the 1970, a brain scientist, okay, जो हमारा ब्रेन के ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई वो 21st सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उससे पहले भी हो रही थी लेकिन साइकोलॉजी से रिलेटेड या एक अलग इस चीज़ के अंदर इसको ऐड करने के लिए ये तब स्टार्ट हुई थी। The most interesting aspect of this area is the intricacy and the interdependency of the brain behavior relationship and connections। सबसे मेन चीज़ जो कि हम लोग इसके ऊपर स्टडी भी करेंगे यही चीज़ थी न्यूरोसाइंसेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि ब्रेन और बिहेवियर का रिलेशनशिप और कनेक्शन की वजह क्या बनती है और वे कैसे बन रहे होते हैं। इट इज़ मोस्ट फैसिनेटिंग टू डिस्कवर हाउ द ब्रेन मास्टर माइंड बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज़ द Pandora's box. The more questions emerge and the more we realize we don't know enough, the less we know. Researchers and the fields have multiplied incredibility from the 60th century and the last century, and the research is ongoing 24 hours of a day around the clock in the lab around the globe. क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ब्रेन के ये पार्ट्स हैं और ये फंक्शन कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर रिसर्च जारी है ब्रेन के ऊपर और ब्रेन के बाकी पार्ट्स के ऊपर भी, और इवन कि अभी तक पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा ब्रेन को स्टडी कर लिया। So much so that behavioral neurosciences have emerged as a discipline where boundaries between chemistry, biochemistry, etiology, physiology, neuroanatomy, pharmacology, psychology, neurobiology, and even neurophysics have multiplied and emerged into one discipline while spanning others. तो ये हमारे कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनके साथ हम लोग इसको स्टडी भी कर रहे हैं, यानी कि ब्रेन जो है हमारा मेन पार्ट है और वो जो है हम हर एक सब्जेक्ट में हर एक डिग्री जो हमारी उसमें हम लोग इसको मस्ट स्टडी कर रहे हैं। इसमें मकसद थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। लाइक हम लोग न्यूरोसाइंसिस में जब हम लोग कर रहे हैं, साइकोलॉजी के साथ हम लोग कर रहे हैं, जो न्यूरोबायोलॉजी के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग उस चीज़ को स्टडी करें कि आया अगर हम लोग हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसकी वजह क्या बन रही है, उसकी एटियोलॉजी क्या है। यानी कि एक एटियोलॉजी वो होती है जो कि हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे आते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ रहे हैं या फिर हमारी फैमिलीज फैक्टर्स आ रहे हैं, वो चीज़ अलग है। वो सारी चीज़ें हम लोग उन फैक्टर्स को अलग रखेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वो फैक्टर्स रखेंगे जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे केमिकल्स हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे
न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, ठीक है, हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बिल्कुल अलग थलग हमारी एक फील्ड है, लेकिन साइकोलॉजी से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी के लिए। इश्यूज इन न्यूरो साइंसेज, आपको जाहिर सी बात है कुछ नया डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें issues be rise होंगे. Discipline has been many issues, some of which we have discussed earlier. However, we must remember it is not easy to study the brain. There are many views of how the brain functions. We can generally categorize viewpoint regarding the brain function as follows. Number 1, हमारी localization वर्सेस पोटेंशियल। अब पोटेंशियलिटी हमें जो है वो हमारी देखनी पड़ती है हम लोगों को कि हमें कितनी ज़्यादा आ रही है। तो अमंग द मेजर इश्यूज इन्वेस्टिगेटेड इन बिहेवियर न्यूरोसाइंस इज द लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। इज इट द एरिया और अ ग्रुप ऑफ एरियाज वर्क टुगेदर वो यू नीड टू सी और फील और एस्टिमेट डिस्टेंस व्हेन वॉकिंग। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें थोड़ा सा इश्यूज आ रहे होते हैं। हाउ डू वी दे हैव टॉक टू ईच अदर एंड गो लिसन टू होम आर फंक्शंस एंड द न्यूरो केमिकल anatochemical areas localized and specialized or equipotential all areas have similar capacities और इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमें लोकलाइजेशन भी मिले, इक्विपोटेंशियलिटी भी मिले, तो देन हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इशू आ जाते हैं, हम लोग इन दोनों चीज़ों को नहीं कम्प्लीटली जो है वो कर पा रहे। नेचर एंड नर्चर, the internal nature-nurture debate continue in this discipline. Whether the behaviors such as schizophrenia have a genetic biochemical basis or are the behavior environmental influenced related to it is a major issue of development of the brain. Does the brain during development expect environmental influences or is a pre-programmed or to develop a predetermined manners? मैंने इससे पहले भी बात की कि हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग इसमें भी आप लोग देखें कि उसने ये चीज़ कोट की है। शिज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर हमारे पास, उसमें भी जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं उसके जेनेटिक बायोकेमिकल एरियाज़ को भी देखते हैं, फंक्शन जो उसके फैक्टर्स होते हैं उसके बिहेवियर फैक्टर्स भी देखते हैं। उन्होंने साइकोलॉजी वाले मोस्टली कहते हैं कि उसके बिहेवियर फैक्टर्स, उसके ब्रॉट अप, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ आ रही है वो हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुई है, आया उसकी केमिकल्स, क्योंकि आप लोग अगर देखें उस चीज़ को, अगर इसमें हम लोग इस डिटेल में पढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग डिसऑर्डर्स को साथ साथ टच करेंगे। तो इसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो आप जब इसकी एटियोलॉजी पढ़ेंगे ना न्यूरो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के मुताबिक, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि इसका जो इशू इसमें आ रहा है वो इसकी केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आ रहा है। और डोपामाइन और ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं 5-HT, इनकी वजह से भी जो है ये भी फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं शिज़ोफ्रेनिक, बाइपोलर और डिप्रेशन के पेशेंट के साथ भी। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग आगे जाके डिटेल में करेंगे, ताकि साथ साथ वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती भी चली जाऊँ। फाइंडिंग हैव शोज दैट द बोथ नर्चर एंड नर्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। बिल्कुल ये चीज़ है, आप लोग अपनी सोशियोलॉजी की बुक में भी पढ़ रहे होंगे कि नर्चर और नेचर में क्या डिफरेंस है। द प्रेजेंट द बिहेवियर न्यूरो साइंटिस्ट आर wise and do not take up such controversial either or the position it appears that genes or environment do not act alone। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। So nurture provide the template on which the environment can act। Behavior are not categorized simplicity as one or the others, they are resultant of the complex interaction of both। Research is further may have able to point out exactly how much each contribute to the development of the behavior. To such time it would be appropriate or to remember that both have important role to play in the appearance development, growth and expression of behaviors।
नेक्स्ट हमारे पास है मोरल लेवल एंड मालिक्यूलर लेवल। द स्कोप ऑफ माइक्रो और मैक्रो की हम लोगों ने स्टडी की हुई है। हमें पता है कि माइक्रो में क्या होता है और मैक्रो में क्या होता है। मैक्रो में हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स की पाथवेज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बिहेवियर मिनिटिंग आउट ऑफ न्यूरोकेमिकल लोकेशंस की बात में। अब न्यूरोकेमिकल पाथवेज के बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या चीज़ होती हैं। और हमारे पास माइक्रो लेवल के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि वो एक जो सेल है उसके ऊपर हम लोग इस चीज़ की स्टडी करेंगे। बिहेवियर न्यूरो साइंसेस हिस्टोरिकल रूट्स जो है हमारे पास जो आ रही है ब्रेन साइंसेस की, वो हमारे मोस्टर कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा है। फ्रांस गाल है, हमारे पास हिप्पोक्रेट है। उन्होंने क्या कहा, स्टेट दैट द ब्रेन वाज द सीट एंड द सेंटर ऑफ सेंसेशन, थॉट, इमोशन एंड जजमेंट। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मैसेज अगर आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन ही हमें उन चीज़ों को, इवन कि हमारा सेंस ऑफ जो टच है, हेयर है, ये सारी चीज़ें जो हमारी इमोशंस हैं, हमारी थॉट्स हैं, ये सारी की सारी ब्रेन से ही आ रही हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द phenomenology where the faculties were located in the centers of the brain. The bumps on the cranium were also part of his formal theories, and however he also present the concept that two hemispheres were joined by corpusculum.